ये बेटा देखो टॉपिक आज जो बेटा हम टॉपिक स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान। मतलब इससे ज्यादा आसान चैप्टर पूरे तुम्हारे समझ लो बुक में ही नहीं है, जिसमें सिर्फ सोचना कम है, लिखना ज्यादा है, बस इतना काम है इसके अंदर। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? किसी भी एसेट की बुक वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू का डिक्रीज होना, वो भी किसके कारण? ड्यू टू यूज यूज के कारण। या मैं प्रॉपर डेफिनेशन ही लिखवा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। इट मीन्स परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट अदर देन लैंड ड्यू टू यूज, ऑब्सोलिसेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम। रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम। वो कहता है किसी भी फिक्स एसेट का घटना, उसकी वैल्यू का हमेशा के लिए लगातार डिक्रीज होना, किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू का लैंड को छोड़कर। वो भी किस लिए डिक्रीज हो रही है? तुम उसको यूज कर रहे हो, ट्रेंड चेंज हो रहा है, समय बीत रहा है, मतलब वेदर चेंजेस हो रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से क्या लग जाता है उसके ऊपर? उस टर्म को डेप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फोन है। अगर हम बात करूं आज के टाइम पर आईफोन, लोग ज्यादातर कौन सा आईफोन यूज कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली लोग या तो 10 यूज कर रहे होंगे, या तो 11 यूज कर रहे होंगे, या तो 12, या तो 13, 14, 15। मेरे ख्याल से इस टाइम पर कोई भी 6, 7, या मुझे नहीं पता आईफोन के कौन कौन से वर्जन आए थे ज्यादातर। तो क्या कोई 6, 7, 8 यूज कर रहा होगा आज के टाइम पर? नहीं कर नो रहा सर। होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है, ऑब्सोलिसेंस। अब इस इन फोनों में उतना कमाल नहीं है जितना इन फोनों में कमाल है। तो यही कहानी है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ ये नहीं कि यूज करने की वजह से भी गिर रहा है। अगर तुम्हारे पास आईफोन, मान लेते हैं आईफोन 5 पड़ा हुआ, मुझे नहीं पता आता कि नहीं आता। आईफोन 5 आज तुम्हारे पास पैकेट बंद, मतलब कि सील पैक फोन पड़ा है तुम्हारे पास, सील पैक्ड फोन है, सील पैक्ड फोन है। तो उस कंडीशन में मुझे बताओ, क्या उसको तुमने यूज किया? सर यूज तो किया नहीं। लेकिन क्या उस पर डेप्रेशन लगेगा? मैंने यूज तो किया नहीं, क्या डेप्रेशन लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस। कि सर आईफोन 5 का ट्रेंड जा चुका, अब कोई नहीं यूज करता, ट्रेंड बदल गया। अब उस पर क्या लगा दो? सीधा डेप्रेशन लगा दो। लॉजिक क्लियर? बेटा आंचल, मेरी आवाज आ रही होगी बेटा, देख शायद तूने माइक ऑन नहीं करा होगा, हो सकता है। बेटा विराट, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। बेटा आ रही है। बेटा चेक कर एक बारी, मेरा नेटवर्क भी ठीक है, आवाज भी ठीक है, आप देखो एक बारी। तो यहाँ पर क्या हो गया? आईफोन 5 सील पैक पड़ा है, लेकिन क्या ऑब्सोलेसेंस के कारण इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन की कुछ टर्म्स। यहाँ पर 3 टर्म की बातें करेंगे। मैं थ्योरी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहला है डिप्लीशन, फिर है एमोटाइजेशन, फिर है ऑब्सोलेसेंस। बेटा डिप्लीशन का मतलब होता है किसी भी नेचुरल रिसोर्सेस की वैल्यू घटना। नेचुरल रिसोर्सेस अगर इनकी वैल्यू घटती है, जैसे कि ऑयल वेल, कोल माइन, टिम्बर स्टैंड, इन जगहों की अगर वैल्यू घटती है
ड्यू टू यूजेस, हमने इतना इस्तेमाल कर लिया, अब ये वेस्ट हो गई है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एमोटाइजेशन मतलब इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली डेटीरियोरेटेड ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, किसी भी इंटेंजिबल एसेट की इकोनॉमिकली वैल्यू डिक्रीज हो जाना, तो उस कंडीशन में क्या माना जाएगा, उस टर्म को एमोटाइजेशन बोलेंगे। जैसे कि एंटीवायरस का टाइम खत्म हो जाता है, कॉपीराइट का भी एक समय आता है, जैसे कि पेटेंट लोग लेते हैं, ट्रेडमार्क होता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, जैसे जैसे उसका लाइसेंस बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू घटती चली जाती है, मतलब तुम अपने राइट्स को खो देते हो उस टाइम। ऑब्सोलेसेंस का मतलब भी वही है, इकोनॉमिकली डेटीरियोरेटेड ड्यू टू, क्यों डेटीरियोरेट होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी बदलने के कारण आपकी वैल्यू घट रही है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपका टेस्ट बदल रहा है, टेस्ट बदलने का मतलब आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आपका टेस्ट और प्रेफरेंस बदल रहा है, तो इन इन कारण की वजह से ऑब्सोलेसेंस लगता है। मतलब है तो तीनों डेप्रिसिएशन ही, बस तीनों की कैटेगरी को अलग कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, उस टर्म को बोलेंगे डिप्लीशन। सेकंड इज एमोर्टाइजेशन, अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है। थर्ड इज अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू आपके टेक्नोलॉजी को बदलने की वजह से, प्रेफरेंस बदलने की वजह से चेंज होती है, उसको ऑब्सोलेसेंस बोलेंगे। ठीक है, तीनों का टर्म डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या कारण है डेप्रिसिएशन के। पहला, फिजिकल वेयर एंड टेयर, कोई भी चीज फिजिकली टूट फूट जाती है, फिजिकल वेयर एंड टीयर, तो उस कंडीशन में क्या लगा, डेप्रिसिएशन लगा। दूसरी, जैसे कि हमने यूज किया, टूट गया, एक्सीडेंट हुआ, टूट गई, तो उसको बोलेंगे फिजिकल वेयर एंड टीयर। सेकंड, चेंज इन वेदर, क्लाइमेट बदल रहा है, रनी रेनी सीजन आ रहा है, सनी सीजन आ रहा है, तुम्हारा विंटर आ रहा है, तो इन चक्करों में क्या होता है, कुछ चीजें एसेट जो खराब हो जाती है, कि चाहे अलमीरा छत पे रख दूं या बेड छत पे रख दूं, उस कंडीशन से चीजें खराब हो जाती है, तो इस कारण की वजह से भी डिप्रेशन लगा। थर्ड, चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट बदलने की कहानी छोटी सी बात है, क्या बात है इसके अंदर, अगर मेरा टेक्नोलॉजी बदल रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है, टेस्ट प्रेफरेंस बदल रहा है, तो ये सारी चीजें ऑब्सोलेसेंस के अंडर आती है। तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब ही चेंज इन एनवायरनमेंट की बात बता रहा है। ओके, तो ये सब कारण है डेप्रेशन के चेंज होने के, मतलब डेप्रेशन लगने के। नेक्स्ट, नीड टू बी चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रेशन क्यों जरूरत है चार्ज करने के लिए। पहला, टू असर्टेन ट्रू एंड फेयर इनकम स्टेटमेंट, हमें इनकम स्टेटमेंट को बिल्कुल सही पता लगाने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन वो नॉन कैश एक्सपेंस तुम्हारा पीएनएल अकाउंट में इंपैक्ट करेगा, तो इसलिए वो जरूरी है। सेकंड, टू असर्टेन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट का सही पता चले, उसके लिए भी डेप्रिसिएशन जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट तभी सही निकलेगी जब तुम्हारी बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन, तुम्हारे फिक्स की बुक वैल्यू डिक्रीज होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन, तब पता चलेगा एक्चुअल अमाउंट। थर्ड, टू कैलकुलेट एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
तुम्हारी कॉस्ट जो प्रोडक्शन हो रही है, छोटी सी बात, नई मशीन लाओगे प्रोडक्शन ज्यादा देगी, जितनी पुरानी मशीन होगी प्रोडक्शन कम देगी। तो वो प्रोडक्शन अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी पड़ेगा। एंड फोर्थ, टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। जिस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वो एसेट की वैल्यू एक टाइम पर जीरो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ इस एसेट के बदले नया एसेट लेके आऊंगा, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि हर साल मैं कितना पैसा इकट्ठा करूँ उसके नाम का, कि जब मैं इसको रिप्लेस करूँ तब मुझे ज्यादा अपनी जेब से पैसे ना लगाना पड़े। तो उसी को कहते हैं एक्यूमुलेट फंड, फंड इकट्ठा करना। इसका दूसरा नाम है प्रोविजन। तो प्रोविजन बनाना किसी भी एसेट को रिप्लेस करने के लिए जिसकी वैल्यू घट रही है ड्यू टू द अबव रीजंस। ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन से फैक्टर जरूरी है डेप्रिसिएशन के अमाउंट के लिए? सबसे पहला, हिस्टोरिकल कॉस्ट, या फिर इसको बोल सकते हो ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तीसरा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। इसको ऑपोजिट कर दो, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्ट करी जाती है और यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करी जाती है। तो कहता है स्क्रैप वैल्यू का पता लगाना, हिस्टोरिकल कॉस्ट और यूजफुल लाइफ, ये तीनों जो इम्पैक्ट डालते हैं एक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में। ओरिजिनल कॉस्ट का कैसे पता चलेगा? कह रहा है एक तो परचेज प्राइस, आपने कितने का सामान खरीदा, वो एसेट खरीदा, साथ में वो खर्चा जब आपने इसको खरीदा हो उस टाइम पर उसके ऊपर जितना खर्चा किया हो। तो एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज्ड, लेकिन वो खर्चा कैपिटल नेचर का होना चाहिए, तभी जाके वो इसमें ऐड ऑन होगा। और स्क्रैप वैल्यू आपको पता ही है, जो भी जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी उसके बाद ये जितने का बिकेगा उसको स्क्रैप वैल्यू बोला जाएगा। एंड लास्ट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसका मतलब जैसे कि हमारी बाइक, कार, पेट्रोल कार 15 ईयर्स, डीजल कार 10 ईयर्स, सीएनजी आई थिंक वो भी 10 या 20 ईयर्स, जो भी मुझे अंदाजा नहीं है, कुछ 15 साल की होगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम। तो ये सारी क्या है, यूजफुल लाइफ की बातें हैं। ठीक है। नेक्स्ट, methods of चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के कितने मेथड है? बेटा है तो बहुत सारे मेथड, लेकिन हमें सिर्फ दो मेथड के बारे में पढ़ना है। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका तीसरा नाम है इसका तीसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इसका रिटर्न डाउन वैल्यू का दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये बेटा इसके दूसरे नाम है, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के कितने मेथड सर हैं? हाँ बेटा बोल। सर ये कोई हायर परचेज और यूनिट प्रोडक्शन वाला मेथड सिलेबस में नहीं है क्या? एक मिनट देख लेता हूँ, मैं यही बात बोलने वाला था कि अभी तक जो नॉर्मल है वो मेथड है, एक बार देखना पड़ेगा इसमें कौन सा ऐड ऑन हुआ है या कौन सा हटा है। एक सेकंड। सर आपके पास करेंटली बुक होगी क्या उधर?
एक सेकंड बेटा, बस मुझे 2 मिनट दे, तो मैं देख रहा हूँ। ओके सर। कैरेक्टरिस्टिक, अरे आजा भाई, फर्स्ट पेज। स्कोप, लाइफ, मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, वैल्यूएशन मॉडल। सब नहीं आता। फंड मेथड नहीं आता एग्जाम में। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यही पता लग जाए। देखो बेटा, मैं भी बता रहा था ना आपको, बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, एन्युटी, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी, मशीन आवर, यूनिट प्रोडक्शन, रिवैल्यूएशन मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट, ये। लेकिन एक्चुअल में जो एग्जाम में आता है वो एक ये और एक ये ऐड हुआ है रिवैल्यूएशन मेथड, बस। इसके अलावा कोई मेथड नहीं आता। अगर बाई चांस अगर कोई आएगा तो इसी का दूसरा नाम है डिप्लीशन मेथड। इसी का दूसरा नाम होता है डिप्लीशन मेथड। अच्छा, ये वाला तुम कह रहे हो। हाँ। हाँ बेटा, अब बताओ तू क्या कह रहा है बेटा। सर हम ये बोले थे कि ये क्वेश्चंस में दिया हुआ बीच बीच का एक हायर परचेज है, तो वो बेटा सिलेबस में है कि नहीं? वो टॉपिक है, अच्छा वो कोई अच्छा। मेथड नहीं है। हायर परचेस का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज समझ ले, कोई मैंने सामान किस्तों में खरीदा, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है ना, और कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। नहीं तो आएगा तब बता दीजिएगा सर। हाँ, जब आएगा तब बता दूंगा। एक्चुअल में क्या है, जैसे कि अभी हमारे टॉपिक, हमने ब्रांच खत्म कर लिया, हम्म। ट्रायल अकाउंट खत्म कर लिया, यस। और लीज खत्म कर लिया, और कौन सा करा था? इन्वेंट्री। हाँ, इन्वेंट्री खत्म कर लिया। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, याद है? कंसाइनमेंट नाम का एक चैप्टर था, डिलीट कर दिया। यस सर। ऐसे हायर परचेज नाम का भी एक चैप्टर था, हम्म। जो तुम्हारा सिलेबस से डिलीट कर दिया। ओके सर। तो जब ये टॉपिक दोनों ही डिलीट हो गया ना, तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी 0.001% बन गए हैं। वो फिर भी अगर वो 0.11% आ भी जाता है, तो वो छोटा सा कंसेप्ट रहेगा, वो जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं बता दूंगा। ठीक है? ओके सर। बस ठीक है। अब एक सेकंड में और देख लो, तुम्हारे करंट सिलेबस में कुछ नया कुछ अगर ऐड हुआ है, वो भी हम कर लेंगे, डोंट वरी। बस मैं देख लो एक बारी। सर एक्चुअली पुराने बुक का पीडीएफ आपके पास मतलब नई वाली बुक होगी या फिर करंट सिलेबस? करंट सिलेबस ही बेटा देख रहा हूँ तुम्हारा मैं। ओके सर। कहाँ चला गया सिलेबस?
ई कॉमर्स पार्ट 2। एक मिनट, ये पता नहीं किसने भेजा तो है ये। कोई नहीं, मैं देख लूंगा। अभी हम अपना टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। हम अभी ओके तो सर। टाइम लगेगा डेप्रेशन को खत्म करवाने में, ठीक है ना? तो देख लेंगे, डोंट वरी। भाई मैं अपना टॉपिक जो कंसेप्ट स्टार्ट किया हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? यस बस सर। ये है कि हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, करेंगे सब कुछ। तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, हमारे पास एक्चुअल में दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के। पहला मेथड होता है चार्जिंग मेथड, जिसको चार्जिंग टू एसेट अकाउंट बोलते हैं। चार्जिंग टू एसेट अकाउंट में हम दो टाइप के अकाउंट बनाते हैं। पहला बनता है एक एसेट अकाउंट, मतलब फिक्स एसेट अकाउंट। दूसरा बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, बस। और दूसरा मेथड है तुम्हारे पास क्रिएट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। ओके, इसके अंदर भी तुम्हारे पास दो मेथड है। एक है विदाउट डिस्पोजल, एक है विद डिस्पोजल। अगर विदाउट डिस्पोजल की बात आएगी, तब तुम्हारे पास दो अकाउंट बनेंगे। एक बाई चांस की बात है ये अकाउंट बने तो बने। पहला बनेगा एसेट अकाउंट जो कंपलसरी है, दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कंपलसरी है, तीसरा बाई चांस पूछते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट इफ नेसेसरी। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो बनाना, वरना बनाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर विद डिस्पोजल होगा, इस कंडीशन में तुम्हारे बन सकते हैं चार अकाउंट। पहला एसेट अकाउंट जो कंपलसरी है, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कंपलसरी है, तीसरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो कंपलसरी है, और चौथा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो अगर जरूरत पड़ी तो बनाना इफ नेसेसरी। बोलो बेटा, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। तो मेनली हमें जो फोकस करना है, किस पे फोकस करना है? वन, टू एंड थ्री, इस पे फोकस करना है, ठीक है? आओ आगे चले। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम सीखेंगे जनरल एंट्रीज। हम कर रहे हैं चार्ज टू एसेट अकाउंट की बात। अगर क्वेश्चन में एक सिंपल क्वेश्चन आता है चार्ज टू एसेट अकाउंट, तो ये कैसे पता चलेगा वो बता दूंगा। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रोविजन, तो समझ जाना ये वाला मेथड नहीं है। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन की बात नहीं लिखी रहेगी तो समझ जाना चार्ज टू एसेट अकाउंट है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करा जाता है, जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं हम। ओके सर। सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि आपको मशीन या एसेट खरीदनी है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर यू हैव टू परचेज एन एसेट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, या फिर एनी डेटर। अगर हमने सॉरी उधार खरीदा हो, क्रेडिटर। अगर हमने उधार खरीदा हो तो क्रेडिटर अकाउंट, एसेट परचेज। क्लियर? सेकंड, उस साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का नेचर होता है एक्सपेंस का, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड, और इस एक्सपेंस की वजह से तुम्हारी एसेट घट जाएगी, वो आ जाएगा क्रेडिट साइड। तो तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दो एंट्रियां हो गई। तीसरी बात, अब तुम जब भी अपनी एसेट को बेचोगे, या तो तुम एसेट को प्रॉफिट में बेचोगे या तो लॉस में बेचोगे। तो मैं यहाँ पर बेचने के लिए पैसा आएगा तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट,
या तो कैश अकाउंट डेबिट या तो डेटर अकाउंट डेबिट। टू, एसेट, एसेट चला जाएगा तुम्हारे पास से। अब अगर लॉस में बिका, देन यू राइट हियर पी एंड एल अकाउंट ऑन डेबिट साइड इफ लॉस। और अगर प्रॉफिट में बिका तो टू, पी एंड एल अकाउंट इफ प्रॉफिट। एनी डाउट? नो सर। अब जो हमारी एसेट चाहे खरीदे बेचे, कैश में खरीदने के कैश में खरीदने के चांसेस कम होते हैं। डेट क्रेडिट उधारी भी नहीं खरीदते, ना ही कैश में बेचते, ना ही उधारी बेचते हैं। क्यों? कारण क्या होता है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लाखों में होती है। तो उस कंडीशन में कैश और उधार का मैटर नहीं बनता। लगभग हमारे क्वेश्चनों में बैंक ही रहेगा। नेक्स्ट, साल जब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा खर्चा जैसे कि डेप्रिसिएशन जितने का भी हुआ, इस पूरे को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, दैट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्या हो गया? क्लोजिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। एनी डाउट? नो सर। ये हमारी गिनती की 4 एंट्री होनी है इन केस ऑफ चार्ज टू एसेट अकाउंट में। लॉजिक में साइड में लिख देता हूं। किसी बच्चे को लॉजिक नहीं पता चल रहा तो आपको करना क्या पड़ेगा? गांधी जी का चश्मा बनाओ। एसेट एक्सपेंस, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, asset increase then debit side, asset decrease credit side, expense increase debit side, expense decrease credit side, liability income capital increase that is on credit side और डिक्रीज देन डेबिट साइड। तो जैसे कि हमने यहाँ पर नेचर देखा, एसेट हमारा फिक्स एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, बैंक मेरा जा रहा है एसेट घटा तो क्रेडिट साइड, ऐसी खर्चा बढ़ा तो डेबिट साइड। क्लियर? ऐसी सेम यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, या इनकम बढ़ी तो क्रेडिट साइड। लॉस का नेचर एक्सपेंस की तरफ होता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, और इनकम एंड प्रॉफिट। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक के साथ आप जनरल एंट्री पास कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। हाँ बेटा, आंचल बेटा बोल, समझ आया? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? जनरल एंट्री फॉर प्रोविजन। तो जनरल एंट्री दोबारा सीख रहे हैं हम। कब? मैं दो के हिस्सों में बांट रहा हूँ। सर एक वो जब, जो आपने ऊपर जनरल एंट्री बताई थी, हाँ चार्ज और एसेट, वो दोनों मेथड ली थी ना, स्ट्रेट लाइन भी और प्रोविजन फॉर डेब्ट हाँ, के लिए? ना ना, प्रोविजन के लिए समझा रहा हूँ नीचे। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो सिर्फ चार्ज टू एसेट अकाउंट चाहे स्ट्रेट लाइन मतलब मेथड सॉरी, है स्ट्रेट लाइन चाहे चाहे रिटन डाउन डब्ल्यूडीवी हो। मेथड। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसकी दोनों थी। अब मैं सिखा रहा हूँ जनरल एंट्री फॉर प्रोविजन मेथड। प्रोविजन में दो मेथड है, एक डिस्पोजल के बिना, एक डिस्पोजल के साथ। एक्चुअली क्या है ना, पहले तुम्हारा ये वाला जो मुश्किल था डेप्रिसिएशन टॉपिक, क्योंकि इसमें ना एक टॉपिक था जिसमें हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करते थे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है, अगर हम किसी भी मशीन की वैल्यू को बदल रहे हैं तो वो फ्रॉम मेथड को बदल रहे हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग चेंज करेंगे। लेकिन एज पर जब से ये डेप्रिसिएशन चैप्टर को एएस 10 में डाला गया, वो मेथड ही खत्म कर दिया गया। अब वो कहते हैं अगर आपने 5 साल के बाद मेथड चेंज कर रहे हो तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अब आगे से काम करना शुरू करो। तो उसके बाद डेप्रिसिएशन चैप्टर बच्चों वाला हो गया, फ्री फंड के 10 मार्क्स जेब में आ जाते हैं। सर वो सिलेबस में है ना, चेंज इन मेथड? चेंज इन मेथड वही बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब सिलेबस में है बट वो उतना मुश्किल वाला नहीं है। वो बच्चों वाला, हाँ, क्योंकि जो मुश्किल वाला था वो तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, वो ओके लेवल ही सर। खत्म कर दिया। तो बेटा देखो, यहाँ पर करवाऊंगा विदाउट डिस्पोजल और यहाँ करेंगे विद। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? जब हम एसेट को परचेज करें तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू, सेम वही कहानी, बैंक। दूसरी एंट्री क्या होगी? अगर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब इस पॉइंट में प्रोविजन मेथड कहता, आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, जिस साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो
उस साल आपको अपने एसेट की वैल्यू को कम करने की जरूरत नहीं है, जब आप सेल करोगे तब कम कर लेना। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? मतलब तुम्हें जब, मान लो तुम अपनी एक पिगी बैंक बनाते हो, तुम्हें कुछ खरीदना है, उस पिगी बैंक में सेविंग कर रहे हो कि मैं इस सामान को खरीदने के लिए पैसा जोड़ रहा हूं। तो कह रहा है तुम पैसा जोड़ोगे, जब तुम सामान खरीदोगे तब गुल्लक को तोड़ना। तो यहाँ पर भी वही है कि हमें एक पिगी बैंक बनाना पड़ेगा, उसका नाम रखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और हम उस गुल्लक को तब तोड़ेंगे जब एसेट को बेचेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है? यस सर। यहाँ पर हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया तो हमने एसेट की वैल्यू को कम नहीं किया। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बट हमने अपनी लायबिलिटी क्रिएट करी, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर? और जब हम मशीन को बेचेंगे तो हम क्या करेंगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरी एसेट की जो वैल्यू होगी एसेट अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिखूंगा, जब मुझे सेल करने की बारी आएगी मैं लिखूंगा फॉर सेल। तो इसके अंदर फर्स्ट एंट्री पास करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दूसरी एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और अगर प्रॉफिट में बिका तो टू पी एंड एल अकाउंट, अगर लॉस में बिका तो पी एंड एल अकाउंट, इफ लॉस एंड इफ प्रॉफिट। बोलो बेटा बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो अगर मैं इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास करूं सेल में तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा पी एंड एल अकाउंट डेबिट इफ लॉस टू एसेट अकाउंट, और टू पी एंड एल इफ प्रॉफिट। बोलो बेटा क्लियर है पॉइंट? यस सर। ये हो गया जब हमने विदाउट डिस्पोजल काम किया। अब अगर विद डिस्पोजल करते तो क्या करते? सबसे पहले आपने एसेट परचेस किया, हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर क्या कर सकते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेल। तीसरी एंट्री फॉर सेल, अगर आप सेल करोगे तो क्या करोगे? अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, तीसरी एंट्री क्या होगी ध्यान समझ। कह रहा है जब आप सेल करने जाओगे तो आपको पहले जितने वाला सामान बेचना होगा उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, दैट इज डिस्पोजल अकाउंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, यू हैव टू ट्रांसफर ऑल द प्रोविजन डेप्रिसिएशन, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसमें से आप एसेट को माइनस कर देना। तो आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सॉरी एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बेचने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और अगर लॉस में बिका तो पी एंड एल इफ लॉस, और प्रॉफिट में बिका टू पी एंड एल इफ प्रॉफिट। बोलो बेटा बात समझ आई कि नहीं समझ आई? सर ऊपर वाली एंट्री थोड़ा सा फिर से बता दीजिएगा। ये वाली सर फॉर सेल वाली। कौन सी वाली बेटा, फॉर सेल वाली ना? हाँ वही बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। नहीं सर, उसके ऊपर वाली, मतलब सर जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ये तो सेम ही है, ये रही कॉपी पेस्ट। हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, लेकिन उसमें से मशीन को एसेट को माइनस नहीं करा,
उसके लिए हमने लायबिलिटी क्रिएट कर लिया। अब ये लायबिलिटी कब खत्म करेंगे? जब एसेट को बेच देंगे, जिसके नाम पर ही गुल्लक बन रही है। ओके। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एसेट में से वो हिस्सा निकाला जो बिकने वाला था। बात को समझना बेटा, एक दुकान में जितना भी सामान पड़ा हुआ होता है, क्या वो सारा बिकने वाला सामान होता है? बोलो। नो सर। जब तक वो व्यक्ति हमें बोलेगा नहीं कि नहीं भैया ये वाला सामान बिकने वाला है, ये वाला हम बेचेंगे नहीं, तो मतलब आपको अपने एसेट में से वो सामान निकालना पड़ेगा जो बिकने वाला होगा। तो हमने बोला ये वाला एसेट हम बेचना चाहते हैं, तो आपने ये वाली एसेट को इंक्रीज किया, ये वाली एसेट को डिक्रीज किया। अब इस केस में यही वाली एसेट को डिक्रीज कर रहे हो डेप्रिसिएशन माइनस करके, और यहाँ पर तुमने बेच दी। लॉजिक समझ आया नहीं समझ आया? बोलो बच्चों। चल। नहीं आया सर। क्या नहीं आया? मुझे बताएगी तभी तो बताऊंगा। समझ क्या चीज नहीं मुझे बता, तभी तो बताऊंगा बेटा। सर वो फर्स्ट वाली एंट्री किसके लिए है सर? डिस्पोजल अकाउंट टू एसेट। किस ये चीज के चीज लिए समझ करी है? नहीं आ रही। हाँ, ये हम डिस्पोजल अकाउंट है क्या, वो समझ नहीं आ रहा। बेटा, डिस्पोजल का मतलब होता है खत्म हो जाना। हमने बोला जैसे कि तेरे पास 5 पेन पड़े हैं, लेकिन तू 2 पेन बेचना चाहती है, तो हम बोलेंगे 5 में से 2 पेन डिस्पोज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डिस्पोज करना चाहते हैं। तो इसी को बोलेंगे डिस्पोजल अकाउंट। तो इस 2 पेन के लिए हम डिस्पोजल अकाउंट ओपन करेंगे। बात समझ आई? हाँ सर अब आई। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने कहा जितनी भी एसेट है उसमें से कुछ एसेट को डिस्पोज करना चाहते हैं, तो हमने वो डिस्पोज वाली एसेट को इंक्रीज कर लिया, नॉर्मल एसेट को कम कर दिया। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया 5 पेन में से 2 पेन बेचना चाहता हूं, तो 5 पेन को कम करके 3 पेन बना दिए, और 2 पेन डिस्पोज में डाल के 2 पेन को बढ़ा दिया। अब इस 2 पेन में पहले डेप्रेशन लगाऊंगा, फिर बेच दूंगा। यहाँ पर भी वही मैंने काम किया। इस 5 पेन में पहले डेप्रेशन लगाया, फिर मैंने बेच दिया। बोलो बेटा, कोई डाउट? नो सर। सर क्लियर? मतलब जो 2 पेन है वो 2 पेन का एसेट डिस्पोजल बन जाएगा। हाँ 2 पेन्स का ही एसेट्स अकाउंट होगा ना। हाँ, 2 पेन का डिस्पोजल, 2 पेन का एसेट अकाउंट, प्रोविजन 2 पेन, अगर उस पर जितना भी डेप्रेशन लगा वो माइनस कर देंगे, और फिर जितने का बिकेगा वो बेच देंगे उसको। बाकी 3 पेन चलता रहेगा अपना। वो चलता रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो जब बेचेंगे तब देखेंगे, वरना उस पर डेप्रेशन अपना चार्ज करते रहेंगे, गुल्लक में पैसा डालते रहेंगे। बोलो बेटा, कोई डाउट? नो नो सर। सर। ये पूरे चैप्टर की कहानी है हमारी। आगे बढ़ते हैं। ये जनरल एंट्री होगी, इसके अलावा कोई फालतू जनरल एंट्री नहीं। अब आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके अंदर डेप्रेशन कैसे निकाले? हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे एओडी, अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन। तो बेटा उसके लिए स्टेप 1 है कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट का शॉर्टकट है ओसी। कैसे निकालेंगे? परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज्ड। जो भी परचेज प्राइस होगा उसमें जो भी खर्चा तुमने किया होगा उस खर्चे को जोड़ देंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का बेटा दूसरा नाम होता है सैल्वेज वैल्यू। बेटा सैल्वेज वैल्यू का एक और नाम है रेसिडुअल वैल्यू। ये तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे डिवाइड बाई एन। तो एन मींस नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ उसकी कितनी है?
उससे पता लग जाएगा तुम्हारा एओडी। एओडी इज कैलकुलेट ऑलवेज फॉर 1 ईयर। बेटा ये हमेशा पूरे साल के लिए होता है, पर एनम वैल्यू होती है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर 3 मंथ तो क्या करोगे, एओडी फॉर 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 11 मंथ, 10 मंथ, जितने भी महीने के लिए निकालना हो। तो अगर मुझे 10 मंथ के लिए भी निकालना हो तो क्या करूंगा, जो भी एओडी पूरे साल की आई, एओडी फॉर ईयर निकली है, उसको क्या करूंगा, डिवाइड बाई, पहले 12 करूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाई जितने महीने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? फॉर सर वो जो एग्जाम्पल, एन हाँ बोलो रखे बोलो। हैं आप, वहाँ पे जो एन रखे हैं यूजफुल लाइफ, वहाँ पे ईयर रखेंगे ना, जितने ईयर्स है। हाँ मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट पकड़ लेते, एक मशीन की 1 लाख है, इस पे मैंने कुछ खर्चा किया 20,000 रुपए का, तो इसकी कीमत कितनी होगी, 1,20,000। स्क्रैप वैल्यू है 20,000, और ये इसकी जिंदगी 10 साल की है, इसकी जिंदगी 10 साल की है। लेकिन आपने ये जो एसेट थी, एसेट परचेज ऑन 1 जुलाई 2022, और साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, एज पर स्ट्रेट लाइन मैथड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एओडी का पता लगाओगे। एओडी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ लाइफ 10। इट मींस 1 लाख डिवाइड बाई 10, तो 10,000 पर ईयर आ गया। कोई दिक्कत? लेकिन मैंने तो बोला भैया एसेट तो जुलाई में खरीदी थी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मुझे 9 महीने का डेप्रिसिएशन पता करना। तो मैं एओडी फॉर 9 मंथ कैसे निकालू, 10,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9 कर दूंगा। कोई डाउट बच्चों? नो सर। बोलो, कोई डाउट है तो 10,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12, 7,500 रुपीज आ जाएगा पहले से, और फिर हर साल यही रहेगा। कोई दिक्कत? अभी चैप्टर शुरुआत हो रही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात को समझो, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन में बोलता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं हम, जो भी एओडी आया होगा उसको डिवाइड बाई ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो रेट निकल जाएगा। जैसे कि यहां पर देखते हैं इसी क्वेश्चन में 7,500 एओडी हमारा, ये एओडी पर ईयर वाला लेना है, ठीक है, ये एओडी हमेशा पर ईयर वाला लेना पड़ेगा। तो ये 10,000 है, 10,000 डिवाइड बाई ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू 1 लाख थी इस क्वेश्चन में, 1 लाख थी, ज्यादा थी, 1,20,000 थी, तो 1 लाख, एक्सपेंस भी जोड़ेंगे ना। हाँ एक्सपेंस जोड़ के ओरिजिनल कॉस्ट निकलता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको करके देख लो परसेंटेज में कितना निकलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाई 8.3333% समथिंग आ गया। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है, तो जब भी आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो ये 8.3333 जितनी बार भी हो उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। ओके, तो जब अभी क्वेश्चंस करेंगे तब इसको समझ लेंगे पूरी तरीके से। कोई डाउट? तो मैं यहां बता देता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट इन फर्स्ट ईयर एंड बुक वैल्यू ऑन
सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर मतलब पहले साल आप ओरिजिनल कॉस्ट में निकालोगे डब्ल्यूडीवी मेथड में, उसके बाद बुक वैल्यू पे निकालोगे। फॉर एग्जांपल यहां पर बता, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, मान लेते हैं दोनों की कॉस्ट 100 रुपए है और डेप्रिसिएशन तुम्हें चार्ज करना है 10% पर एनम। तो देखो, माइनस डेप्रिसिएशन 100 रुपए का 10% 10 रुपए, तो बुक वैल्यू कितनी बची? 90 रुपए। फिर 100 रुपए का 10% 10 रुपए, बुक वैल्यू कितनी बची? 80 रुपए। फिर 100 रुपए का 10% कितने? 10 रुपए, बुक वैल्यू बची 70 रुपए। कोई डाउट? स्ट्रेट लाइन मेथड में देखो डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहेगा, और डब्ल्यूडीवी अगर होता, डेप्रिसिएशन 100 का 10% 10 रुपए, 90 बचा, फिर 90 का 10% 9 रुपए, 81 बचा, फिर 81 का 10% 8.1729 बचा। तो मतलब डेप्रिसिएशन पहले साल तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा, उसके बाद बुक वैल्यू पे, मतलब बची हुई वैल्यू पे। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। तो ये छोटा सा था तुम्हारा थ्योरेटिकल पूरा कंसेप्ट डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर टॉपिक को खत्म करेंगे। खत्म मतलब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाइमिंग सर मैसेज कर दूंगा। हाँ बेटा, बोल बेटा। सर ये सैटरडे को कोई टाइमिंग चेंज हुई क्या? मैं बेटा मैसेज कर दूंगा तेरे को, थोड़ा सा होगा पर चेंज मैसेज कर दूंगा। सर एक चीज पूछनी थी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। बेटा अभी तो क्लास है, मेरे को मैसेज कर ओके दियो, मैं सर। देख के बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा।